चलिए बनवाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जांच करना है ना कि ये इसका हल कैसा है, तभी तो बनेगा ये। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3x-5y बराबर 20। 3x-5y अब -20 बराबर 0 हो जाएगा। तो a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर -5 और c1 बराबर -20। 6x-10y बराबर 40। a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर 10 और c2 बराबर 40। नहीं नहीं नहीं, गलती है। यहां पर एक स्टेप बढ़ाना है उसका, इसको ना 6x-10y -40 बराबर क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अब लिखो a1 बराबर 6, b1 बराबर b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। c1 बटा c2। a1 3, a2 6, b1 -5, b2 -10, c1 -20, c2 -40। कटा दो। 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 20 दूनी के 40। 1/2, 1/2, 1/2 सब बराबर आ जाएगा। क्या लिख देंगे? क्योंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, इसीलिए इसका अनंततः अनेक हल है। अनंततः अनेक हल है, इसलिए इसका अनंततः अनेक हल है। अनेक हल होगा तो इसको बीजगुण विधि से हल करेंगे नहीं ना, तो अनेक हल वाले में उसको उस विधि से हल नहीं करना है। समझ में जाएगा? बोलो। अगला देखते हैं। इसको बनाए हैं, इसको बनाइएगा तो इसका एक अद्वितीय आएगा। इसका एक अद्वितीय आएगा। x -3y या -7 बराबर क्या दिया है? तो a1 बराबर हो जाएगा 1 और b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7 और 3x -3y -15 बराबर 0। तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15 ना, -15। अब यहां पे हम करने वाले हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2। चलो उधर बैठो, हेलो उधर बैठो, लाइन से बैठो, पहले लाइन से। आगे भी खाली था, पीछे भाग रहा है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू हो गया इतना। अब यहां पर कटा दो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 बराबर 1/1 बराबर
7/15 कुछ बराबर नहीं है, कोनो बराबर नहीं है ना, लिख देंगे हाँ, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसीलिए इसका कौन सा हल होगा, एक अद्वितीय हल है, इसका एक अद्वितीय हल। और जैसे ही एक अद्वितीय हल हुआ, जैसे ही एक अद्वितीय हल हुआ तो इसको वज्र गुणन विधि से बनाना पड़ेगा। कौन से विधि से लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से हल, वज्र गुणन विधि से हल। उलट चला वहां पे, वज्र गुणन विधि से हल क्या होता है, BACB ना, B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2, कुछ इस तरह से होता है। अरे बोलो, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे 1 लिखेंगे -1, क्यों, बराबर में 0 है ना, 1 से काम चल जाएगा, -1 की जरूरत नहीं है। x बटा में क्या लिखा जाएगा अब, B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा में C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा में A1 B2 माइनस A2, कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, x बटा में वैल्यू क्या क्या रखाएगा, B1 का वैल्यू -3, C2 का वैल्यू -15 माइनस B2 का वैल्यू -3 है, और C1 का वैल्यू -7। y बटा में C1 का वैल्यू -7, A2 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू -15, और A1 एक ना, 1 बटा में एक -3, 3 बोलो सर, रे -3 ना, तो 3 को होता, या x बटा में बोले के कल सही बोले के नहीं के -45, मत बोलो, माइनस माइनस प्लस -21, गलती करवाने के लिए क्या सोच रहे हो, -21 प्लस 15 -3 प्लस 9, x बटा में 24, y बटा में -1 बटा में, हो गया, बारी बारी से बराबर कर देंगे, x बटा में 24 बराबर 1 बटा में 6, और y बटा में -6 1 बटा में 6, x बराबर 24 बटा 6, 6 चौके x बराबर 4,
वाई बराबर -6/6, वाई बराबर माइनस, इसीलिए एक्स बराबर आ गया 4 और वाई बराबर माइनस। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। बुझा गया ना? ये तो बहुत पहले कल ही बनवाए हैं, ढेर क्वेश्चन बनवाए थे कल। हो जाएगा ना? अगला, ऐसा आप लोगों को वो क्या कहा जाता है, ये ज्यादा मिलेगा ऑब्जेक्टिव। इसमें ऐसा क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव ज्यादा मिलेगा इस तरह से कि बताइए एक अद्वितीय हल है तो ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, पढ़ो। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग में के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बोले कौन से मान के लिए इसका अनेक हल होगा। अनेक हल होने का कंडीशन क्या होता है, A1/A2 अब बराबर होता है B1/B2 अब बराबर होता है C1/, होता है नहीं सा। तो ये अनेक हल होने का कंडीशन है। और कह रहा है कि कौन सा वैल्यू रखे ही जा कि इसका अनेक हल हो जाए ए और बी के जगह पे। यहाँ पे इतना दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 7 दिया है। इसको लिख सकते हैं का 2x + 3y -7 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, B1 बराबर क्या हो जाएगा 3, C1 बराबर क्या हो जाएगा -7। अब चलो उसमें A - B इंटू एक्स प्लस A + B इंटू वाई बराबर 3A + B या -2। इसको भी चेंज करेंगे तो A - B इंटू एक्स प्लस A + B इंटू वाई, ये पूरा आएगा तो माइनस में हो जाएगा -3A + B या -2 बराबर 0। यहां पे अगर A1 B1 का मान निकालिएगा A2 B2 का, A2 बराबर हो जाएगा A - B, B2 बराबर हो जाएगा A + B और C2 बराबर हो जाएगा -3A + B या -2। अब प्रश्न में कहा है, प्रश्न में ही कहा है कि इसका अनंततः अनेक हल है। प्रश्न में ही कहा गया है कि समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। लिखेंगे प्रश्नानुसार इस समीकरण योग में का अनंततः अनेक हल है। प्रश्नानुसार इस समीकरण युग्म का अनंततः अनेक हल हैं, यानी कि अनेक हल होने का शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, अरे यही ना होता है। अनंततः अनेक हल होने का शर्त क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। वैल्यू रखो, A1 का वैल्यू 2 और A2 का वैल्यू A - B, B1 का वैल्यू 3 और B2 का वैल्यू A + B, C1 का वैल्यू -7 और C2 का वैल्यू -3A + B -2। ध्यान रहे ये घेर के लिखेंगे, बुझा रहे ना, क्योंकि माइनस से वो के लिए नहीं आया है, वो सबके लिए है। ये कट गया माइनस, अब जाओ सबके लिए खत्म। क्या बच गया 2 में A - B, 3 में
ए प्लस बी बराबर 7/में 3a प्लस बी माइनस 2। इससे पहले जो क्वेश्चन बना था इसमें ऐसा ही कुछ आया था, तो हम बारी बारी से दोनों को बराबर कर दिए थे। इसमें भी यही चीज करेंगे, एक बार इसके बराबर इसको करेंगे, एक बार इसके बराबर इसको करेंगे। यही ना किए हैं, देखो x/24 को 1/6 के बराबर किए हैं, फिर y/-6 को 1/6 के बराबर किए हैं। अरे किए हैं ना, हैं? तो वही करना है अभी। तो अब यहां पर 2/में a माइनस बी बराबर 7/में 3a प्लस बी माइनस 2। एक बार क्या करेंगे, 3/में a प्लस बी बराबर 7/में 3a प्लस बी माइनस। समझ में आया ना क्या किए? बारी बारी से हम दोनों को क्या कर दिए, वहां पे बराबर कर दिए। वो क्या बंद करवा रहे हो, खोलो उसको जी। पंखा चालू कर दो जी। तिरछा तिरछी गुना 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 इंटू ए माइनस बी। इसका करेंगे तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 इंटू ए प्लस बी ना। तिरछा तिरछी गुणा किए, समझ में आया है? इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा करो अब अंदर में। 3 3 दूनी के 6, 6a प्लस 2b 2 2 दूनी के 5, 7a माइनस 7b। इसका गुणा करेंगे तो 3 3 दूनी के 6 3 के 10। अब गलतियां लिख लें तो ना बोल रहा वसन, हो जाएगा ना जी। अब यहां पे सब ए बी वाला की एक तरफ करो ना, इसको उधर भगाओ। तो 6a प्लस 2b माइनस 7a प्लस 7b बराबर 4। क्या क्या हुआ, 7a प्लस में था, इधर आया था माइनस में हो गया। माइनस 7 भी उधर माइनस में था, इधर आया था प्लस में हो गया। 7 में 6 में से 7 गया, माइनस ए प्लस 7 2 9b बराबर क्या हो जाएगा ये 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अभी खत्म नहीं हुआ ही, उसको उधर से लाओ। 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b बराबर वो माइनस में उधर जाएगा तो 2a माइनस 4b बराबर क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है ना? हम a को कटाना चाहते हैं, इसको मान लो समीकरण 2, इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। अब हम इसमें से a को कटाना चाहते हैं, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक। जोड़ना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 2 से, इसमें गुणा करना पड़ेगा 1 से, तभी ना कटेगा। लिखेंगे अब विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल। कौन सी विधि से हल? विलोपन विधि से हल। तो अब विलोपन विधि से हल कीजिएगा बच्चों। तो गुणा समीकरण 1 गुना समीकरण 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2 गुना 1। क्या है समीकरण 1 में? इतना है, 2 से गुणा होगा तो माइनस 2a प्लस 18b बराबर 8, माइनस 2a प्लस 18b बराबर 8। और समीकरण 1 में माइनस 2a प्लस 2a होगा 2a
6b होगा, 4b बराबर 6 माइनस 4b बराबर 6, कट गया, बच गया 14b बराबर 14b बराबर कटेगा का, b बराबर क्या हो जाएगा, ये 14/14 कट गया एक बार में, b बराबर कितना आ गया समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, चलो बोलो कितना रखें, कितना समीकरण 1 है, -a प्लस 9b बराबर 4 है ना, ए रखो b के जगह पे, -a प्लस 9 गुना 1 बराबर 4, -a प्लस 9 बराबर 4, -a बराबर 4 माइनस 9, -a बराबर -5, a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 5 अब b बराबर हो जाएगा 1। a b का वैल्यू पूछ रहा था, बोलो दिक्कत है कोई, आए, अरे कैसे कैसे बना समझ में आया, बोलो, आए, ये इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे हम, बैठो, तो उसमें इसको और इसको बराबर पहले किए हैं, देखो यहाँ पे x/24 बराबर तीनों रहता है, तो हम तीनों में से दो को कोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है, सब बराबर है। जैसे अगर a बराबर b बराबर c है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर c और b बराबर c, पहले इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, फिर इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि सब आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हमें वैल्यू निकालना है इसका, तो ये तीनों बराबर आ गया है, तो हम इसको और इसको पहले बराबर किए हैं, या फिर इसको और इसको बराबर किए हैं, फिर इसको हल किए हैं, तो ये दो समीकरण बना है। इन दोनों समीकरण को सोल्व करने पर जो वैल्यू है वो जो ए और बी का वो आ गया है। कोई दिक्कत है, अरे बोलो, बुझा गया ना, हैं बोलो, अगला, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, के किस मान के लिए, इसमें ए और बी का वैल्यू पूछा था और कंडीशन दिया था कि उसका अनंततः अनेक हल हैं, इसमें कंडीशन क्या दिया है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, लिखेंगे हल 3x प्लस वाई बराबर दिया है 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, क्या बोला है, इस समीकरण युग्म का, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो के बराबर व्हाट, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो बोला है कि के का वैल्यू कितना होगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, अब b1 बराबर 1, c1 बराबर 1, a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1, c2 बराबर 2k प्लस 1। कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होता है, कोई हल नहीं होने का, कोई हल नहीं होने का
शर्त, कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है? A1/A2 बराबर तो होता है B1/B2, लेकिन बेचारा बराबर नहीं होता है C1 बटा, वैल्यू रखो A1A2 का, फिर बेचारा नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन को बेचारा कहेंगे, ये नहीं आता है तो हमारा नंबर कटवा देता है, ये बेचारा है। लेकिन बेचारा बन जाता है ना। बुझा रहे ना? वैल्यू रख दिए, है या नॉट इक्वल टू होगा ना। अब देखो यहां पे क्या करना है, इन दोनों को ले लो बराबर जो है, ये तो नहीं बराबर है ना, इसको क्या लेना है, इन दोनों को ले लो, ये इन दोनों को, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, लिखेंगे 3/2k-1 का बराबर 1/k-, हमको k का वैल्यू निकालना है, तो हम उसको लेके क्या करें, इन्हीं दोनों से ना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना 3 × k-1 का बराबर 1 × 2k-1, 3k-3 और 2k-1, 3k-2k बराबर -1 +3, घटेगा तो k बराबर 2। k का वैल्यू क्या आएगा, जब k का वैल्यू हम 2 रख देंगे तो इसका कोई हल नहीं आएगा। कुछ किए नहीं है, ऐसा कंडीशन आप लोग को ढेर मिलेगा। कहाँ सेट बनाइएगा जब ना एक्सरसाइज 3 का, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है, के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल है, ए का मान बी का मान किसके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है, A1A2 लिख लीजिए, और जो कंडीशन कहा है उसको क्या करना है, इसमें पुट करना है। अब कीजिए तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। बुझा रहा है क्या कह रहे हैं, बस के बोलो, ये समझ में आ जाएगा। पूछना है कहीं, बोलो। नेक्स्ट, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन और बीजगुणन विधि से हल कीजिए। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बीजगुणन विधि से हल करना है। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? प्रतिस्थापन से भी बनाना है और वज्रगुणन विधि से भी बनाना है। फिर बताना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब सही है। आसान क्वेश्चन है। दिया है 8x + 5y बराबर 9, 3x + 2y बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे इसको? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देख लो, 8x + 5y बराबर 9, 8x बराबर 9 - 5y, 8x बराबर x बराबर 9 - 5y या बटा में 8, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए, यह है 3x + 2y बराबर 4, 3 × 9 -
5y है बटा में 8 बरा प्लस 2y बराबर 4, ये हो जाएगा आपका इसके गुणा करो 3 से, 9×27 माइनस 15y बटा में 8 प्लस 2y बराबर 4, बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम हो जाएगा 8, 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर 4, या ये घटेगा तो हो जाएगा 27 प्लस y बराबर 8 गुना 4, या y बराबर 32 माइनस 27, या y बराबर 5, y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, अरे ऐसा क्वेश्चन बन चुका है बहुत पहले, समीकरण 1 में 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर कितना हो जाएगा, 2 यहां पे है, x बराबर 9 माइनस 5 गुना 5 बटा में 4, 9 माइनस 25 बटा में 8 है, 8, x बराबर माइनस 16 बटे 8, 8 दूनी के 16, x बराबर कितना जाएगा माइनस 2 ना, x बराबर आ गया माइनस 2। अब क्या करेंगे बोलो, हो तो गया है, x बराबर आ गया -2 और y बराबर कितना आया 5, ऐसा समझ में। अब एक और विधि से बनाना है इसको, कौन से विधि से, वज्र गुणन विधि से ना। कितना दिया है समीकरण, 8x प्लस 5y बराबर 9, लिखेंगे पुनः वज्र गुणन विधि से हल है, पुनः वज्र गुणन विधि से हल। कितना कितना दिया है, 8x प्लस 5y बराबर 9, तो इसको क्या करेंगे, 9 को इधर लाएंगे ना, 8x प्लस 5y या -9 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -9, और दूसरा वाला समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4, तो इधर लाएंगे ना इसको, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा ये 0, तो a बराबर a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4, c2 बराबर -4। अब बोलो क्या करेंगे, b1 c1 b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 और b2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x y और 1 ना, चलो बताओ इधर बना देते हैं, x बटा में क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2, हो गया इतना, वैल्यू रखो,
खड़ा हो जाओ, रविशंकर नाम है। चलो बोलो, पूरा वैल्यू रखवाओ इसमें। एक्स बटा में B1 का वैल्यू बोलो 5। हाँ जल्दी जल्दी बोलो। 2। और Y बाटा में बैठो तुम, कुछ इसमें हाथ में रखा था उसको खड़ा कराओ। खड़ा होको जी, जल्दी खड़ा होको। बिट्टू नाम है, बोलो वैल्यू रखवाओ इसमें इसका। नहीं देख रहा है? अरे इसका वैल्यू रखवाओ। ये क्या गलत है? ये तुमको नहीं आ रहा है? हाँ क्या परेशान है जी, बेग उठा रहा है, घर जाएगा का अभी ये? अरे तो बोल, लेकर में A2 का वैल्यू तुमको नहीं दिख रहा है कहीं? पहाड़ा का पढ़ रहा है, मैं खोज A2 का वैल्यू कहूँ है। आए कस के बोल। 3। और C1 का वैल्यू 2 माइनस A1 का वैल्यू आ तो रहा है जी। A1 का वैल्यू -9। A1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू है सही है ना? C1 का वैल्यू क्या रखवा दिया वो? 2 रखवा दिया। अब सर कहो जी। A2 3, C1 -9, A1 C2 बैठो। कहाँ भारी था? हाँ किस पे हाथ में रखा है? रजनीश में खड़ो जाओ, रखवाओ वैल्यू रखवाओ। 8 रखें। बैठो, वैल्यू रखने नहीं आया अभी? अरे हे में से खोज के रख रहे हैं खाली। ये जो है ना, ये क्या दिया हुआ है सब, यही में से तो खोज के रखना था। बुझा रहा है ना? एक्स बटा में 5 के 20 -20 और प्लस Y बटा में -27 प्लस 1 बटा में 16 माइनस x बटा 2 और y बटा में 5 बराबर 1 बटा में। बारी बारी से बराबर कर दो। x बराबर हो जाएगा -2, y बराबर हो जाएगा 5। इसीलिए x बराबर -2 और y बराबर 5। आया समझ में? बना लिए थे? अगला देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। अब निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बनाइए और उनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर दीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से इसका हल करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है, नहीं नहीं, क्यूज जैसा भी हो सकता है, क्वेश्चन वाला भी हो सकता है, यहां भी बुला सकते हैं। बुझा रहा है ना? तो कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन सब सिलेबस से रहेगा और जितना पढ़ाया जाएगा उतना से।
इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ई घरे मत कहना कि सर जी मंगले बड़न। ई कहना घरे कि 10 रुपया दो जा, कल 20 रुपया लेकर वापस आई। आए अभी मत गिनो, कल देना। हेलो लेगा, अभी मत गिनो, अभी मत गिनो, रखो अभी। एक छात्रावास है, देखो अब एक छात्रावास है, छात्रावास मतलब हॉस्टल, जिसके मासिक व्यय का एक भाग नियत है। शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। एक छात्रावास है, आप गए खाने के लिए हॉस्टल में, बोला कि देखो एक महीना का तुम आ गए यहां पे, एक नियत राशि हमको दे दो, एंट्री फीस इतना है, एक बाद जितना दिन भोजन करोगे उस दिन के हिसाब से पैसा हम तुमसे लेंगे। एंट्री फीस लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम 1 दिन करो या चाहे 20 दिन करो, चाहे 1 महीना करो, जितना भी भोजन करना है करो, एंट्री फीस पहले दे दो। तो वही बोल रहा है कि एक भाग क्या है, नियत है, वो लगेगा ही। अब देखे थे ना टैक्सी वाला में कि जैसे ही आप बैठे तो एक भाग नियत था उसका, तो उतना दे दो, तब जितना किलोमीटर जाओगे उतना किलोमीटर का अलग से पैसा लेंगे। तो छात्रावास का भी भाग क्या है, ये नियत है। एक लड़का कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन, तो उसे 1000 रुपये देना पड़ता है। तो उसमें वो नियत पैसा भी है। नियत पैसा समझ में आ रहा है ना, जो फिक्स पैसा है वो भी दिया है, एक बाद दिन के हिसाब से दिया है। एक और लड़का है जो 26 दिन खाया है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ा है, 1180 रुपया। 1180 रुपया लिखेंगे हल। ए बालक शांत रहो। क्या पूछा है, छात्रावास का नियत व्यय बराबर वाट, और इसके बाद में प्रतिदिन का व्यय बराबर वाट। प्रतिदिन का व्यय बराबर वाट। छात्रावास का नियत व्यय बराबर वाट और प्रतिदिन का व्यय बराबर वाट। लिखेंगे माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर 100 रुपया है। छात्रावास का नियत व्यय बराबर 100 रुपया। प्रतिदिन का व्यय, प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपया। प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपया। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। पहली शर्त से 20 दिन के भोजन करने का व्यय। 20 दिन जब लड़का खाना खाता है तो कितना पैसा देता है, 1000 रुपया। 20 दिन जब भोजन किया है तो कितना पैसा दिया है, 1000 रुपया दिया है। अब सोचो, नियत व्यय जैसे ही घुसा होगा वैसे तो पैसा लग गया होगा उसका, 100 रुपया तो लगा ही होगा उसका। इसके बाद 20 दिन का 20 y बराबर 1000। समझ में आया? नहीं समझ में आया, हमको समझ में नहीं आया। हम क्या बोले हैं, मान लो ये छात्रावास है, जैसे ही आप एंट्री किए बोलिए कि हमको भोजन करना है, तो बोलेगा कि ठीक है चलिए 100 रुपये जमा कर दीजिए पहले।
ये कौची है? एंट्री फीस है। एक बात बोलेगा कि अब जो दिन खाइएगा हर दिन का 200 रुपया लेंगे आपसे हम, तो ये 100 रुपया, मान लो 2 दिन खाना खाया, ये तो 100 रुपया लगिए गया इसका। अब फिर 2 दिन का 2 गुना 200 होगा ना। तो ये कौ दिन भोजन किया है? 20 दिन। तो जैसे ही एंट्री किया होगा तो नियत व्यय तो लग गया होगा उसका। अब तब कौ दिन खाया है? 20 दिन। तो 20 भाई और लगेगा ना। ये पैसा टोटल कितना हो रहा है? अब समझ में आया? बोलो। अब दूसरी शर्त से एक और लड़का गया। अब वो कितना दिन भोजन किया है? 26 दिन। 26 दिन के भोजन करने का व्यय बराबर कितना रुपया है? 1180 रुपया। 26 दिन। अब बताओ बबुआ, जैसे ही वो गया होगा हाई तो पैसा लग गया होगा उसका, और तब 26 दिन का और ही पैसा लिया होगा ना। 26 वाइया बराबर क्या हो जाएगा? ये 1100। समझ में आ गया? बोलो। 100 रुपये तो लग गया होगा उसका, और 26 दिन का अलग से जोड़ के लिया होगा। अब क्या करेंगे? समीकरण युग्म बनाने के लिए बोला है ना, लिखेंगे समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या बना? x प्लस 20y बराबर 1000 x प्लस 26y बराबर 1180। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब कौन से विधि से हल करने के लिए बोला है? वो बोला है कि जो विधि आपको आता है उससे हल कर दीजिए। कह रहे हैं किसी भी बीजगणितीय विधि से। तो आप लोग जानबे ना करते हैं जी कि हम कौन विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल। अब ये देखो, ये मत सोचने लगना कि विलोपन विधि से कहा है तो हम बस गुणन से बनाएंगे। अरे नहीं, एक बार निबंध आया था लिखने के लिए, टेस्ट में दिए थे, तो हम बोले थे कि उसमें प्रिय नेता के बारे में निबंध लिखिए। तो सब लिखा, कोनो मोदी का, कोनो किसी का लिखा। एक राजनाथ सिंह पे लिखा था। हमको पता भी नहीं होगा राजनाथ सिंह क्या है। तुम लोगों में से कोई जानता है? देखो, मोदी क्या है? मोदी क्या है ये सब कुछ जानता है। तो लिखो उसी के बारे में जिसके बारे में पता हो। ये नहीं कि सबको ये लिख रहा है तो हम उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे तो पता नहीं हो कौन है लिख रहे हो। सब मोदी अलबतिया रक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री। पहले गृह मंत्री थे। अब बताओ, समीकरण 1 x को घटा सकते हैं ना? बोलो। तो x को घटा सकते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 घटाओ समीकरण। अरे खाली घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा जी? बोलो ना जी, बस के बोलो ना। हो x प्लस 20y बराबर 1000 x प्लस 26y बराबर 1100। ये घटा देंगे तो खाली कट जाएगा ये। माइनस 6y बराबर माइनस 180, y बराबर माइनस 180 बटा माइनस 6, 6 3 18, माइनस से माइनस कैंसिल। y बराबर कितना आ गया? 3। क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 20y बराबर 1000 x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000 x प्लस 600 बराबर 1000 x बराबर 1000 माइनस
एक्स बराबर कितना आ गया? पूरा पैसा ले रहा है जी। इसीलिए नियत व्यय, नियत व्यय, नियत व्यय एक्स माने थे ना, कितना रुपया लग रहा है? 400। और प्रतिदिन का व्यय 30 रुपया। प्रतिदिन का व्यय कितना लग रहा है? 30 रुपया। कोई दिक्कत है समझ में? बोलो, बना लो।